हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखिए आज मैं आप लोगों के लिए रजिया लाई हूँ जो कि रामवृक्ष बेनीपुर के द्वारा लिखा हुआ यह रेखा चित्र है और ये बहुत ही सुंदर कहानी है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। रजिया रेखा चित्र आप लोगों के लिए लाई जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा हुआ यह रेखा चित्र है। रेखा चित्र जो कि एक कहानी है, ये लेखक और रजिया के बीच की कहानी है, प्रेम प्रसंग का है और इसमें बहुत सारे सामाजिक बाध्यता है और जाति धर्म ये सब लेकर बातें कही गई हैं। जो कि रजिया बहुत ही निम्न परिवार से बिलोंग करती है, छोटे परिवार से बिलोंग करती है और लेखक जो है बड़े खानदान से बिलोंग करते हैं, अलग जाति धर्म है और दोनों की जो है प्रेम कहानी अंदर ही अंदर चलती है, लेकिन वह बाहर विकसित नहीं हो पाती है क्योंकि हमारा समाज उसे इजाज़त नहीं देता है और धर्म दोनों। तो हम लोग पहले शुरुआत करेंगे रजिया से ही। रजिया का क्या कारोबार है, कैसे रहती है, कहाँ से है, ये सारी चीज़ें। ओके। कानों में चांदी की बालियां, गले में चांदी का हैकर, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की गुड़ाई, भर बाँह की बूटेदार कमीज पहने, काली साड़ी के छोर को गले में लपेटे, गोरे चेहरे पर लटकते हुए कुछ बालों को संभालने में परेशान वह छोटी सी लड़की जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। अपने बचपन की उस रजिया की स्मृति ताज़ा हो उठी जब मैं अभी उस दिन अचानक उसके गांव में पहुंचा। हाँ, यह मेरे बचपन की बात है। मैं कसाई खाने से रस्सी तुड़ाकर भागे बछड़े की तरह उछलता हुआ अभी अभी स्कूल से आया था और बरामदे की चौकी पर अपना बस्ता सिलेट पटक कर मौसी से छठ में पके ठेकुए लेकर उसे कुतर कुतर कर खाता हुआ ढेकी पर झूला झूलने का मज़ा पूरा करना चाह रहा था कि उधर से आवाज़ आई, देखना बउआ का खाना मत छू देना। और उसी आवाज़ के साथ मैंने देखा यह अजीब रूप रंग की लड़की मुझसे 2-3 गज आगे खड़ी हो गई। मेरे लिए यह रूप रंग सचमुच अजीब था। ठेठ हिंदुओं की बस्ती है मेरी और मुझे मेले पेठिए में भी अधिक जाने नहीं दिया जाता क्योंकि सुना है बचपन में मैं एक मेले में खो गया था। मुझे कोई अवघड़ लिए जा रहा था कि गांव की एक लड़की की नज़र पड़ी और मेरा उद्धार हुआ। मैं माँ बाप का इकलौता, माँ चल बसी थी, इसलिए उनकी एकमात्र धरोहर को मौसी आंखों में जुगो कर रखती। मेरे गांव में भी लड़कियों की कमी नहीं, किंतु न उनकी यह वेशभूषा न यह रूप रंग। मेरे गांव की लड़कियां कानों में बालियां कहाँ डालती और भरवा के कमीज पहने भी उन्हें कभी नहीं देखा। और गोरे चेहरे तो मिले हैं, किंतु इसकी आंखों में जो एक अजीब किस्म का नीलापन दिखता वह कहाँ, और समूचे चेहरे की काट भी कुछ निराली जरूर। तभी तो मैं उसे एकटक घूरने लगा। यह बोली थी रजिया की माँ, जिसे प्रायः ही अपने गांव में चूड़ियों की खचिया लेकर आते देखता आया था। वह मेरे आंगन में चूड़ियों का बाजार पसार कर बैठी थी और कितनी बहू बेटियां उसे घेरे हुई थी। मुंह से भाव साफ करती और हाथ से खरीदारों के हाथ में चूड़ियां ढक चढ़ाती। वह सौदे पटाई जा रही थी। अब तक उसे अकेले ही आते जाते देखा था। हाँ, कभी कभी उसके पीछे कोई मर्द होता जो चूड़ियों की खांची ढोता। यह बच्ची आज पहली बार आई थी और न जाने किस बाल सुलभ उत्सुकता ने उसे मेरी ओर खींच लिया था। शायद वह यह भी नहीं जानती थी कि किसी के हाथ का खाना किसी के निकट पहुंचने से ही छू जाता है। माँ जब अचानक चीख उठी, वह ठिठकी सहमी, उसके पैर तो वहीं बन गए, किंतु इस ठिठक ने उसे मेरे बहुत निकट ला दिया, इसमें संदेह नहीं। मेरी मौसी झट उठी, घर में गई और 2 ठेकुए और एक कशाल लेकर उसके हाथों में रख दिए। वह लेती नहीं थी, किंतु अपनी माँ के आग्रह पर हाथ में रख तो लिया, किंतु मुंह से नहीं लगाया। मैंने कहा, खाओ ना, क्या तुम्हारे घरों में ये सब नहीं बनते? छठ का व्रत नहीं होता? कितने प्रश्न, किंतु सबका जवाब ना में ही, और वह भी मुंह से नहीं, जरा सा गर्दन हिलाकर। और गर्दन हिलाते ही चेहरे पर गिरे बाल की जो लटे हिल हिल उठती, वह उन्हें परेशानी से संभालने लगती। जब उसकी माँ नई खरीदारों की तलाश में मेरे आंगन से चली तो रजिया भी उसके पीछे हो ली।
मैं खाकर मुंह धोकर अब उसके निकट था और जब वह चली जैसे उसकी डोर में बंधी थोड़ी दूर तक घिसटता गया। शायद मेरी भावुकता देखकर ही चूड़ीहारिनों के मुंह पर खेलने वाली अजस्त्र हंसी और चूहड़ में ही उसकी माँ बोली, बउआ बबुआ जी रजिया से ब्याह कीजिएगा। फिर बेटी की ओर मुखाती होती मुस्कुराहट में कहा, क्यों रे रजिया, यह दूल्हा तुम्हें पसंद है? उसका यह कहना कि मैं मुड़कर भागा, ब्याह एक मुसलमानी से। अब रजिया की माँ ठठा रही थी, मतलब हंस रही थी, और रजिया सिमट कर उसके पैरों में लिपटी थी। कुछ दूर निकल जाने पर मैंने मुड़कर देखा। रजिया चूड़ीहारी वह इसी गांव की रहने वाली थी। बचपन में इसी गांव में रही और जवानी में भी, क्योंकि मुसलमानों में गांव में भी शादी हो जाती है ना। और यह अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत दिनों तक प्रायः ही उससे अपने गांव में ही भेंट हो जाया करती थी। मैं पढ़ते पढ़ते बढ़ता गया। बढ़ने पर पढ़ने के लिए शहरों में जाना पड़ा। छुट्टियों में जब तब आता। इधर रजिया पढ़ तो नहीं सकी, हाँ बढ़ने में मुझसे पीछे नहीं रही। कुछ दिनों तक अपनी माँ के पीछे पीछे घूमती फिरी। अभी उसके सिर पर चूड़ियों की खच्चियाँ तो नहीं पड़ी, किंतु खरीदारों के हाथों में चूड़ियाँ पहनाने की कला वह जान गई थी। उसके हाथ मुलायम थे, बहुत मुलायम। नई बहुओं की यही राय थी, वे उसी के हाथ से चूड़ियाँ पहनना पसंद करती। उसकी माँ इससे प्रसन्न ही हुई। जब तक रजिया चूड़ियाँ पहनाती वह नई नई खरीदारी फंसाती। रजिया बढ़ती गई। जब जब भेंट होती मैं पाता उसके शरीर में नए नए विकास हो रहे हैं, शरीर में और स्वभाव में भी। पहली भेंट के बाद पाया था वह कुछ प्रगल्भ हो गई है। मुझे देखते ही दौड़कर निकट आ जाती, प्रश्न पर प्रश्न पूछती। अजीब अटपटे प्रश्न। देखिए तो, यह नई बालियाँ आपको पसंद है? क्या शहरों में ऐसी ही बालियाँ पहनी जाती हैं? मेरी माँ शहर से चूड़ियाँ लाती है, मैंने कहा है वह इस बार मुझे भी ले चले। आप किस तरफ रहते हैं? वहाँ क्या भेंट हो सकेगी? वह बके जाती, मैं सुनता जाता। शायद जवाब की जरूरत वह भी नहीं महसूस करती। फिर कुछ दिनों के बाद पाया वह अब कुछ सकुचा रही है। मेरे निकट आने के पहले वह इधर उधर देखती और जब कुछ बातें करती तो ऐसी चौकन्नी सी कि कोई देख न ले, सुन न ले। एक दिन जब वह इसी तरह बातें कर रही थी कि मेरी भौजी ने कहा, देखियो री रजिया, बउआ जी को फुसला नहीं लीजियो। वह उनकी ओर देखकर हंस तो पड़ी, किंतु मैंने पाया उसके दोनों गाल लाल हो गए हैं और उन नीली आंखों के कोने मुझे सजल से लगे। मैंने तब से ध्यान दिया, जब हम लोग कहीं मिलते हैं बहुत सी आंखें हम पर भाले की नोक ताने रहती हैं। रजिया बढ़ती गई, बच्ची से किशोरी हुई और अब जवानी के फूल उसके शरीर पर खिलने लगे हैं। अब भी वह माँ के साथ ही आती है, किंतु पहले वह माँ की एकमात्र छाया लगती थी, अब उसका स्वतंत्र अस्तित्व है और उसकी छाया बनने के लिए कितनों के दिलों में कसमसाहट है। जब वह बहनों को चूड़ियाँ पहनाती होती है, कितने भाई तमाशे देखने को वहाँ एकत्र हो जाते हैं। क्यों? बहनों के प्रति भातृभाव या रजिया के प्रति एक अज्ञात आकर्षण उन्हें खींच लाता है। जब वह बहुओं के हाथों में चूड़ियाँ ठेलती होती है, पतिदेव दूर खड़े कनखियों से देखते होते हैं। क्या अपनी नौड़ा की कोमल कलाइयों को या इन कलाइयों पर क्रीड़ा करती हुई रजिया की पतली उंगलियों को? और जैसे रजिया को इसमें रस मिलता है। पतियों से चुहले करने से भी वह बाज नहीं आती। बाबू बड़ी महीन चूड़ियाँ हैं, जरा देखिएगा कहीं चनक न जाए। पतिदेव भागते हैं, बहुएं खिलखिलाती हैं, रजिया ठट्ठा लगाती हैं। अब वह अपने पेशे में निपुण होती जाती है। हाँ, रजिया अपने पेशे में भी निपुण होती जाती थी। चूड़ीहारी के पेशे के लिए सिर्फ यही नहीं चाहिए कि उसके पास रंग बिरंग की चूड़ियाँ हों, सस्ती टिकाऊ टटके से टटके फैशन की, बल्कि यह पेशा चूड़ियों के साथ चूड़ीहारिनों में बनाव, श्रृंगार, रूप, रंग, नाजो अदा भी खोजता है, जो चूड़ी पहनने वालियों को ही नहीं उनको भी मोह सके। जिनकी जेब से चूड़ियों के लिए पैसे निकलते हैं, सफल चूड़ीहारिन हुआ। यह रजिया की माँ भी किसी जमाने में क्या कुछ कम रही होगी? खंडहर कहता इमारत शानदार थी। ज्यों ज्यों शहर में रहना बढ़ता गया, रजिया से भेंट भी दुर्लभ होती गई। और एक दिन वह भी आया जब बहुत दिनों पर उसे अपने गांव में देखा। पाया उसके पीछे एक नौजवान चूड़ियों की खांची सिर पर लिए है। मुझे देखते ही वह स्वयं सिकुड़ी और मैंने मान लिया यह उसका पति है। किंतु तो भी अनजान सा पूछ ही दिया, इस मजूरे को कहाँ उठा ले आई है रे? इसी से पूछिए, साथ लग गया तो क्या करूं? नौजवान मुस्कुराया। रजिया भी इसी बोली, यह मेरा खाबिंद है मालिक। खाबिंद? बचपन की उस पहली मुलाकात में उसकी माँ ने दिल लगी जो कह दिया था, न जाने वह बात कहाँ सोई पड़ी थी। अचानक वह जगी और मेरी पेशानी पर उस दिन शिकन जरूर उठाए होंगे, मेरा विश्वास है। और
एक दिन वह भी आया कि मैं भी खाबिंद बना। मेरी रानी को सुहाग की चूड़ियाँ पहनाने उस दिन यही रजिया आई और उस दिन मेरे आंगन में कितनी धूम मचाई इस नटखट ने। यह लूँगी वह लूँगी और इस मुँह मांगी चीज़ें नहीं मिली तो वह लूँगी कि दुल्हन टापती रह जाएगी। हट हट, तू बबुआ जी को ले जाएगी तो फिर तुम्हारा यह हसन क्या करेगा? भौजी ने कहा। यह भी टापता रहेगा, बहुरिया, कहकर रजिया ठटका मारकर हंसी और दौड़कर हसन से लिपट गए। ओह मेरे राजा, कुछ दूसरा न समझना। हसन भी हंस पड़ा। रजिया अपनी प्रेम कथा सुनाने लगी। किस तरह यह हसन उसके पीछे पड़ा, किस तरह झंझटे आई, फिर किस तरह शादी हुई और वह आज भी किस तरह छाया सा उसके पीछे घूमता है। न जाने कौन सा डर लगा रहता है इसे। और फिर मेरी रानी की कलाई पकड़कर बोली, मालिक भी तुम्हारे पीछे इसी तरह छाया की तरह डोलते रहे दुल्हन। सारा आंगन हंसी से भर गया था और उस हंसी ने मेरे रजिया के कानों की बालियों ने अजीब चमक भर दी थी। मुझे ऐसा ही लगा था। जीवन का रथ खुरदरे पथ पर बढ़ता गया, मेरा भी रजिया का भी। इसका पता उस दिन चला जब बहुत दिनों पर उससे अचानक पटना में भेंट हो गई। यह अचानक बात तो थी, किंतु क्या इसे भेंट कहा जाए? मैं अब ज़्यादातर घर से दूर दूर ही रहता। कभी एक आध दिनों के लिए घर गया तो शाम को गया। सुबह भागा, तरह तरह की जिम्मेवारियां, तरह तरह के जंजाल। इन दिनों पटना में था, यूँ कहिए पटना सिटी में एक छोटे से अखबार में था, पीर बावर्ची भिश्ती की तरह। यूँ तो लोग समझते कि मैं संपादक ही हूँ। उन दिनों न इतने अखबार थे न इतने संपादक, इसलिए मेरी बड़ी कदर है। यह मैं तब जानता जब कभी दफ्तर से निकलता, देखता लोग मेरी और उंगली उठा के फुसफुसा रहे हैं। लोगों का मुझ पर यह ध्यान, मुझे हमेशा अपनी पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखना पड़ता। एक दिन मैं चौक के एक प्रसिद्ध पान वाले की दुकान पर पान खा रहा था। मेरे साथ मेरे कुछ प्रशंसक नवयुवक थे। एक दो बुजुर्ग भी आकर खड़े हो गए। हम पान खा रहे थे और कुछ चुहले चल रही थी कि एक बच्चा आया और बोला, बाबू वो औरत आपको बुला रही है। औरत बुला रही है चौक पर? मैं चौक पड़ा। युवकों में थोड़ी हलचल, बुजुर्गों के चेहरों पर की रहस्यमयी मुस्कान भी मुझसे छिपी नहीं रही। औरत कौन? मेरे चेहरे पर गुस्सा था। वह लड़का चिपटा भाग गया। पान खाकर जब लोग इधर उधर चले, अचानक पाता हूँ मेरे पैर उसी ओर उठ रहे हैं जिस ओर उस बच्चे ने उंगली से इशारा किया था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर पीछे देखा। परिचितों में से कोई देख तो नहीं रहा है, किंतु इस चौक की शाम की रुमानी फिजा में किसी को किसी की ओर देखने की कहाँ फुर्सत। मैं आगे बढ़ता गया और वहाँ पहुँचा जहाँ उसे पूरब वह पीपल का पेड़ है। वहाँ पहुँच ही रहा था कि देखा पेड़ के नीचे चबूतरे की तरफ से एक स्त्री बढ़ी आ रही है और निकट पहुंचकर वह कह उठी, सलाम मालिक। धक सा लगा, किंतु पहचानते देर न लगी। उसने जो ही